मेरा जो जन्म है वो 77 में हुआ। हाँ जी। हम 3 भाई हैं और एक मेरा से बड़ा है, एक छोटा है। हाँ जी। और तीनों जो हैं वो जॉइंट फैमिली है, जो कि आज के हिसाब से अगर देखें तो आउट ऑफ ट्रेंडिंग है वो। और मैं ये बता दूं कि 28 गाड़ियां जो बैलगाड़ियां आई हाँ थी जी। उसमें से सिर्फ 4 यहाँ रुके, बाकी ये रेगिस्तान देख के वापस चले गए। तो ऐसे जो रेगिस्तान में फिर वो 4 जो बैलगाड़ियां टिकी थी, आज वो 4 गांवों के मालिक बने हुए हैं। तो ये है जी, मतलब जो जहाँ से हमारी बात शुरू होती है। प्रणाम जी। विष्णु जी ने, जाम्बा जी ने। ये शायद सफ़र शुरू हुआ था आपका 1927 में, जब आपके पूर्वज लोटिया गांव जिला तरन तारण से यहाँ 58 आरबी जिला गंगानगर राजस्थान में बसे थे। सुना है कि उनके साथ और भी कुछ पूर्वज आए थे जो वापस चले गए, कुछ जो यहाँ रह गए थे, बस गए थे, जिन्होंने बड़े बड़े यहाँ रेतीले टीले थे जिनको समतल करके मेहनत करके जो सफ़र आज जो ये हरियालीपन बना रही है तक का सफ़र है, जितना भी आपको याद है कैसे ये सफ़र आपका शुरू हुआ, आपके पूर्वज ने कितनी मेहनत की, सब कुछ विस्तार से बताइए। जैसे आपने बताया कि 1927 में, बिल्कुल 1927 में आए थे जब नहर निकली। और जो नहर का, जिस नहर की उसारी की गई, हम उनको कैसे भुला सकते हैं। महाराजा जो गंगा सिंह थे, हाँ जी, बीकानेर रियासत के, उन्होंने अपना पूरे का पूरा जो खजाना था वो इसमें खाली कर दिया था नहर बनाने में। अच्छा। 1906 में इसकी जो नहर की जो चालू हुई है बनने, हाँ जी, और इसको 20 साल लगे, 1926 तक वो कंप्लीट हुई और 1927 में पानी मतलब शुरू हो गया था। हाँ जी, तो गंगा सिंह जी की जो एक सोच थी कि भाई जो ये सिख समुदाय है, हाँ जी, इन्होंने ये सारा देखा था। एक तो लायलपुर जो पाकिस्तान में रह गया, हाँ जी, वहाँ नहर सबसे पहले वहाँ निकली। ठीक तो है। इन्होंने वो सारा एरिया देखा था और ये भी देखा था कि जो सिख हैं इन्होंने काफ़ी बहुत जल्दी पूरा का पूरा इलाका जो आबाद कर दिया था। हाँ जी, तो तभी इन्होंने जाके पंजाब की सभी रियासतों में ढिढोरे भी पिटाए और लोगों को मतलब वो कहा गया कि भाई आप वहाँ आओ और किश्तों में आप ज़मीन लो। हाँ जी, तो ये सारी बातें सुन के जो जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सारे वहाँ से चल पड़े, भी अपने ज़मीन जो है वो 10 गुना बना लेंगे हाँ जी, और भी मेहनत करेंगे। और टीले तो यहाँ थे ही थे सारे, रेत के पूरा रेगिस्तान था ही, पर नहर के आसरे फिर उन्होंने मन बना लिया। और शुरू में 28 जो बैलगाड़ियाँ हैं हाँ जी, वो हमारे गांव से चल के यहाँ आई। 58। और 58 आरबी, मान लो पहले वैसे 76 आरबी गए थे, अच्छा जी, तो वहाँ टेल आ गई थी। ठीक है। जो मतलब जो जहाँ नहर खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती तो वहाँ से फिर जब उनको लगा कि यहाँ तो पानी बहुत मुश्किल से पहुँचेगा, तो 1-2 साल वहाँ खेती की उन्होंने। हाँ जी, फिर यहाँ जो ये 58 आरबी या 58 आरबी, फिर यहाँ आके 2 साल बाद यहाँ ज़मीन खरीदी है। ठीक। तो उसके बाद यहाँ जो, और मैं ये बता दूं कि 28 गाड़ियाँ जो बैलगाड़ियाँ आई थी हाँ जी, उसमें से सिर्फ 4 यहाँ रुके,
बाकी ये रेगिस्तान देख के वापस चले गए कि मतलब ऐसी चीज तो उन्होंने देखी नहीं थी। हाँ, जंगलात को खत्म करके जरूर उन्होंने खेत तैयार किए थे, पर रेगिस्तान को फिर वो, क्योंकि यहाँ उस टाइम जो अंधेरी वगैरह ऐसी चलती थी कि देखते ही देखते आंखों के आगे ऐसा अंधेरा छा जाता था कि हाथ भी नहीं दिखता था। मतलब आप अपनी आंखों के यहाँ भी कर लो हाथ, ये तो हमारा भी देखा हुआ है कि पिछले 5-7 सालों से अभी, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ज़्यादा होगी और ज़मीन सारी जो है वो खेती होने लगी, तो ऐसे जो रेगिस्तान में फिर वो 4 जो बैलगाड़ियाँ टिकी थी, आज वो 4 गांवों के मालिक बने हुए हैं। तो ये है जी, मतलब जो जहाँ से हमारी बात शुरू होती है, और आगे की जो मतलब जो मेरी जो बात है वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं मतलब मेरा जो जन्म है वो 77 में हुआ। हम 3 भाई हैं और एक मेरा से बड़ा है, एक छोटा है, और तीनों जो हैं वो जॉइंट फैमिली है, जो कि आज के हिसाब से अगर देखें तो आउट ऑफ ट्रेंडिंग है वो। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि हमने तो फॉलो करना है, मतलब जो वेस्टर्न कल्चर जो है कि सिंगल फैमिली, मतलब एक एक फैमिली जो रह रही है, तो एक फैमिली के लिए आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। टीवी, आपको फ्रिज अलग चाहिए, आपको घर अलग चाहिए, तो उसमें, और जो हमारा जो सदियों से जो कल्चर था वो यही था कि जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब सबसे जो बड़ा फ़ायदा वो ये होता है कि मिल बांट के आपको एक दूसरे से शेयर करना आता है। और जो आजकल का जो कल्चर है सिंगल फैमिली वाला, उसमें ये होता है कि मैं, मेरी और मेरा कंफर्ट जोन, भी मैं सुखी हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और जो हमारे पुरातन थे, मतलब पहले जो हमारे जो बुजुर्ग थे, वो सारी हर चीज़, हर दुख सुख में सब एक साथ खड़े होते थे, और इसमें जो मिल बांट के खाने वाला वो सारी चीज़ें जो हैं, और कहीं जो हमारे अंदर जो धीरज है, जो मतलब मान लो कि हम सहन शक्ति है, वो पूरी प्रबल थी। मतलब हमें वो चीज़ें थी जो आजकल के युग में, जो आजकल जो छोटे परिवार हो गए हैं, उनमें सहनशीलता तो है ही नहीं। जैसे हम देख रहे हैं कि शादियां कैसे टूट रही हैं अभी, एक साल तैयारी चलती है शादी की, और महीना एक भी नहीं होता और डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। पहले ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो ये जो मतलब आगे की जो बात है, मैं आपको इसलिए थोड़ा विस्तार में चला गया कि हम तीनों भाई एक साथ रह रहे हैं। ये उस मालिक की दया है कि उसने हमें साथ, हम नहीं रह रहे हैं, ये उसकी दया है कि हम इकट्ठे रह रहे हैं। और उस इकट्ठेपन में जो बरकत है वो हमारा कल्चर है। आपने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब स्टार्ट किया और इसके पीछे क्या क्या रीज़न थे, क्या कारण थे? क्योंकि आज के युग में हम देखते हैं कि सभी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं मुनाफे के लिए। तो आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया और क्यों आया कि आज के युग में हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, जिसमें मुनाफा तो बिल्कुल भी नहीं है आप देखते हुए? ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मेन ख्याल जो आया ना, वो इसलिए आया कि क्योंकि हम अपने अगर इर्द गिर्द देखें, हमारे मतलब रिश्तेदारों में, दोस्तों मित्रों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे सबसे खतरनाक जो है कैंसर, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां। आप देखो कि हार्ट अटैक जो है, ये कोरोना काल के बाद ही देख लो, छोटी छोटी उम्र के कितने बच्चों को, बहुत काफ़ी बड़े यंग उम्र में जो अटैक हो रहे हैं। तो खैर ये तो अब हुआ। मैं थोड़ी इससे पहले जब हमने शुरू की 2011 में ऑर्गेनिक फार्मिंग जब शुरू की, उस टाइम जो मन बना था तो वो सिर्फ बीमारियों के कारण मतलब इस तरफ ध्यान गया कि जो हमारा खाना है वो इतना ज़्यादा पोल्यूट हो गया है कि हम सिर्फ लालच के बस मतलब पड़ के, ऐसे कह लो लालच बस रह के, और हमने सारा ये जो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वो हमें मतलब ये हमारा
हमारे ध्यान में ये चीज़ें हैं कि हमने पैसे ज़्यादा कमाने, कोठी, बड़ी कोठी हो, घर बड़ी मतलब कोठी बड़ा हो। घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो। अच्छे कपड़े हों, बस यही चीज़ें हमारे दिमाग में हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम ज़्यादा आमदन करें। तो अगर हम अपनी आमदन को लिमिटेड करने की बात नहीं मैं कहूँगा, अगर हम अपने जो शौक़ हैं वो शौक़ जो ऐसी चीज़ों के, बड़े घर, मतलब कंक्रीट के जंगल तो आज के दौर में आपने देखे हैं बड़े बड़े। आपने पहले भी मेरे को, अपने जब पहली बात हो रही थी, आपने बोला कि हमने पिछले साल कच्चा मकान ख़त्म करके पक्का मकान बनाया और आज 1 साल बाद ही हमें वो कच्चा मकान याद आने लग गया। अभी हमारी बात हुई थी। हाँ जी। तो इतनी जल्दी आपको एहसास हो गया कि हमने गलती कर ली। हाँ जी। ठीक है, पर हमारा कितना खर्चा हो गया, पैसे कितने लग गए, और एक किसान के पास कितनी पूंजी होती है। इतनी पूंजी होती है कि उसने पूरा, अगर पूंजी को सारी को मकान पे लगा दिया तो बाकी के काम कैसे होंगे। तो ये अगर चीज़ें हम ऐसे सोचें कि भी मैंने अपने खर्चे जो हैं वो लिमिटेड करने हैं, छोटी गाड़ी से भी काम चला लूँगा, छोटे घर से भी काम चला लूँगा, तो तब जाके ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आमदन आपकी कम होगी। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखते हुए, सेकेंडली जब हम इस काम में ऑर्गेनिक में जब चले, आज हम 67 क्रॉप्स, अलग अलग फसलें जो हैं वो हम 67 क्रॉप्स आज के टाइम में कर रहे हैं। तो ये नहीं था कि पहले दिन हमने इतनी शुरू कर दी। शुरुआत में बहुत तगड़ा झटका तो तब लगा जब हमने 35 बीघा ज़मीन जो है उसमें मूंग उगाई थी, जिसको सारी को मतलब ख़त्म करना पड़ गया और बहुत तगड़ा लॉस भी हुआ इसमें। तो ये एक बड़े चैलेंजेस थे जो, मान लो कि आज हमारा कोई भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहा है तो वो, हम उसको कुछ ना कुछ गाइडलाइन भी दे सकते हैं कि भैया ये फसल आप इस टाइम लगाओ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे सामने इन जो पिछले 12-13 सालों से जब से हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हमारा इसमें हुआ है वो ये हुआ है कि किसी भी फसल को अगर आप सही टाइम पे लगाओगे तो उसको बीमारी नहीं आएगी। तो जो लोग, जो हमारे दोस्त किसानी करते हैं, उनको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि जो भी लेट फसल आपकी होती है वो लेट फसल पे ही बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर किसी फसल का टाइम निकल गया तो आप उसको खाली छोड़ दो ज़मीन को, ताकि वो रिवाइव भी कर सके, वो अपनी ताकत जो है वो और भी मेंटेन कर सके, और जो अच्छी जो पैदावार आपको अगली आने वाली फसल, जो अगले 3 महीने में जो नई फसल का टाइम आएगा, तो उस टाइम आप जो भी फसल का सही टाइम होगा तो आपको अच्छी आमदन हो जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी ख्याल करने वाली है। जब भी आपका किसी भी फसल का टाइम निकल जाता है, जब हम उस पर पूरा जोर लगा देते हैं, किसान का सारा जोर जो है वो उस फसल को बचाने में लगता है और सबसे ज़्यादा बीमारियां उसको पड़ती हैं। सो फर्स्ट थिंग हमने जो सबसे पहले जो सोचनी है, किसी भी फसल का टाइम निकल गया तो उसको छोड़ दो। ठीक है, तो टाइमली आप फसल उगाओ और अपने इर्द गिर्द जो आपके दोस्त मित्र हैं, जो आपकी जान पहचान वाले हैं, उनमें थोड़ा प्रचार प्रसार भी करो कि भाई शुद्ध चीज़ खाओ, ताकि आपके जान पहचान वाले वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो आपसे खरीद के आपको सपोर्ट भी करें और आपकी बात भी समझें, ताकि डायरेक्ट जो है आपके घर से आपके डायरेक्ट जो कस्टमर तक पहुंचेगी। तो उसमें क्या है कि जो फार्मर है उसको उसकी बचत होगी उसमें, और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। पर ये चीज़ की गारंटी है कि आपको पैदावार कभी भी उतनी नहीं मिलेगी जो एक आम तौर पे जो केमिकल फार्मिंग वाले जो ले पाते हैं, वो वहाँ तक आप नहीं पहुँचोगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक तो आप डायरेक्ट फार्मर टू कस्टमर हो गया, तो वो जो बीच के जो उसकी जो सेविंग हुई है, एक तो वो आपको मिल जाएगी, प्लस जो लोग आपको समझते हैं वो आपको उस चीज़ की कीमत भी देंगे अगर उनको आप पे भरोसा है। और धीरे धीरे जो आपके जो ग्राहक हैं वो धीरे धीरे
बढ़ जाएंगे और आपको घर बैठे आप सारे का सारा सामान बेच सकोगे। ऐसे आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। नवरूप सिंह जी, जैसे कि आपने खेत में सभी तरह के, आप जैसे कह रहे हो 67 टाइप की आपने फसल लगाई है, तो इसमें क्या फ्रूट की, वेजिटेबल की, फ्रूट के कौन कौन से दरख्त हैं? तो अपने 35 टोटल फ्रूट हैं, मतलब 67 जो आपको गिनाई है ना क्रॉप, वो तो अलग हैं। उसके अलावा 35 तरह के अलग अलग किस्म के पेड़ लगे हुए हैं फ्रूट वाले। अच्छा। तो फ्रूट में जैसे मतलब 8-10 तरह के तो सिट्रस हैं। हाँ जी। जैसे अपने बोलते हैं ना ग्रेप फ्रूट, सुना है आपने ग्रेप फ्रूट? नहीं जी। उसको चकोतरा पंजाबी में, या मीठा ही बोलते हैं। होता वो कड़वा है, पर उसको मीठा बोलने से क्या है, भावना बन जाती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मिठा कह के कड़वे को मिठा कह के खाना। मतलब ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਛਕਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ प्रसादे। मीठे प्रसादे। तो जो आपके जैसा जिसको समझ नहीं है वो बोलता है भी मीठे शायद इसमें चीनी चुनी डाली होगी, तो बोला 2-4 रख दो यार। बाद में जब पता चलता है कि ये तो रात वाली है, तो वो भावना बन जाती है, उसको मीठा इसलिए बोलते हैं। और ग्रेप फ्रूट का एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ग्रेप फ्रूट में नेचुरल कुनैन होती है। अच्छा। उसी का कारण वो कड़वा होता है। अगर मान लो कोई बुखार में, पहले क्या करते थे कि उसको रेगुलर 2-3 दिन मतलब ग्रेप फ्रूट को खाते थे, उससे बुखार वगैरह कवर हो जाता था। तो ये देसी नुक्ते भी हैं घर के कुछ। और बाकी फ्रूट में जैसे केले, आम कई तरह के लगे हुए हैं, सेब भी हैं अपने जो गर्मी में हो जाते हैं। अच्छा। और 2 पेड़ उसके हैं, नाशपाती, आलू बुखारा, आड़ू, करौंदा। तो काफ़ी ऐसे जो अमरूद, 3-4 किस्म के अमरूद लगे हुए हैं। तो ये सारे फ्रूट हैं, अंजीर भी है। तो ऐसे कुल जो 35 पेड़ 35 तरह के अलग अलग फ्रूट लगे हुए हैं। नवरूप सिंह जी, जैसे कि हमें ये कच्चे मकान अच्छे भी लगते हैं, हम इनमें रहना भी चाहते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उनको रहना भी पसंद होता है, और कच्चे मकानों में सुकून भी है, फिर भी यूथ है जो आज की जनरेशन, वो इससे मुंह क्यों फेर रही है? जिस भी किसान की बेटी या बेटा अगर 10 पढ़ लेता है, हाँ जी, अगर 10 जमात कर भी लेता है, तो वो गोबर को हाथ लगाने से बड़ा ग्रेज करता है। हाँ जी। ठीक है। तो कच्चे मकान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि मिट्टी और गोबर भी। अगर मान लो आज मैं अपनी बेटी के लिए अगर रिश्ता देखता हूँ, हाँ जी, ठीक है, या बेटे के लिए रिश्ता देखता हूँ, हाँ जी, तो मेरी सोच, एक ही बंदे की 2 तरह की सोच होगी। अगर तो मैं बेटे के लिए रिश्ता देख रहा हूँ, हाँ जी, फिर तो मैं सोचूंगा कि भी जो लड़की मेरे घर में आए वो गोबर भी उठाए, वो पोछा भी लगाए कच्चे मकान में, ठीक है। बिल्कुल। पर जहाँ मैंने अपनी लड़की की शादी करनी है, हाँ जी, मैं वहाँ देखूँ कि वहाँ गाय वगैरह ना रखी हो, कि हमारी लड़की जाके गोबर थोड़ी उठाएगी। हाँ जी, भी ये तो पढ़ ली है, ठीक है। बिल्कुल। वहाँ अगर उनका कच्चा मकान हुआ, भी कल को कच्चा मकान तो फिर सेफ नहीं है। हालांकि ये बात अगर आप गहराई से सोचो, जो कच्चा मकान है उसकी दीवारें जो हैं वो बड़ी दीवारें होती हैं, और अर्थ को एक सेफ है वो। तो आजकल लोगों का जो दिखावा जो है ना, दिखावा वो ज़्यादा है, और असलियत अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही एक कारण है कि हमारी जो सोच है वहाँ रुक सी गई है। मतलब वो हम सोच रहे हैं हमने तरक्की की है, पर हमने तरक्की नहीं, हमने उल्टा नुकसान ही किया है। तरक्की में तो हमारे बुजुर्ग थे, अच्छा खाते थे, अच्छा रहते थे, अच्छा पहनते थे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो तब्दील होनी चाहिए थी, सारी नहीं मैं बोलूँगा। आप ये भी देखो कि आज का जो यूथ है वो कुत्ते पालने को तो तैयार है, पर अगर आप गाय पालने के लिए बोल दो तो, और कुत्ते की तो वो बिस्टा भी उठा लेते हैं, लिफाफे में डाल के इधर उधर फेंकनी होती है उसको, पर गाय के गोबर को हाथ लगाने से ग्रेज करते हैं।
और कुत्ते को दूध ला के डालना पड़ेगा, ये दूध देगी। जैसे आपने देखा होगा कि मेरी कोई कुत्तों से कोई दुश्मनी तो है नहीं, ठीक है, जिन्होंने रखने हैं भी मेरे को भी अच्छा लगता है, वो भी रखने चाहिए, पर जो लोग उन पे खर्चा कर रहे हैं वो इधर भी करें, ये नहीं कि उस पे ना करें, उसका भी करो आप, साथ के साथ ये भी ध्यान दो। और पंजाब में तो खासकर रिवाज है कि जिनके पास अगर कोई 4 पैसे हैं भी हैं तो वो घोड़ी ला के घर में खड़ी कर लेंगे, और घोड़ी के तो आपको पता है कि उसकी लीद भी उठानी पड़ेगी और चढ़ना उस पे है नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो वहाँ अगर अच्छी गाय भैंस बकरी हो तो कितना फायदा है उसका, ठीक है। तो ये बातों का भी हमें ध्यान करना चाहिए थोड़ा सा, जो दिखावे से थोड़ा हटके, और ऐसे भी सोचना, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो ये यूथ के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है। लोग तरसते हैं ऐसे घरों में रहने के लिए, जो कच्चा मकान है, ऐसे हमने पहले भी बात की थी, ऐसे घरों में आके वो इंजॉय करते हैं, जो जिन्होंने कभी अपने मतलब शहर से बाहर निकल के नहीं देखा, वो तो हमारे यहाँ आके छत पे अगर सो भी जाते हैं तो वो तारे उन्होंने मतलब ज़िंदगी में पहली बार तारे देखे होते हैं। जैसे मेट्रो सिटीज़ है, मान लो दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, ऐसे आप बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनको रात को तारे नहीं दिखते हैं, क्योंकि लाइट का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो यहाँ आके तो वो इतना उनको एक एहसास होता है कि क्या मिस हो रहा है उनसे। और जो ऐसे, अब तो हमारे लिए तो ये आम है कि बाहर सोना, ठीक है, पर जो शहर के लोग हैं उनको बोलो कि बाहर सोना है तो बड़े हैरान होते हैं, बोलते हैं यार ऊपर से कुछ गिर ना जाए, भी ऊपर छत नहीं है तो कुछ भी गिर सकता है। तो उनको ये बड़ा अचंभा सा होता है कि ऐसे कैसे, मतलब बाहर कैसे सो सकते हैं, और जब देखते हैं मतलब सो के तो बड़ा वाकई उनको महसूस होती है ये चीज़ें। तो ऐसा एक उनको फीलिंग भी दिलाओ, उनको दिखाओ ये सारा, और आपके जो हैं, आपके साथ जो है वो एक किसान के साथ जो लोग जो है वो जुड़ेंगे भी। और टाइम टू टाइम हम बोलते हैं कि हमारी सरकारें, अब ये देखो एक जो जिस प्रोसेस में हमारा ये जो फार्म बना हुआ है, ये फार्म स्टे के नाम से जो है, ये बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम से, इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से जो है वो एक मुहिम चलाई गई थी हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके तहत कि लोगों को, शहर के लोगों को गांव से जोड़ने की एक पहल की थी उन्होंने। और उसी संदर्भ में मैंने एक जो प्रोग्राम देखा था ये इनक्रेडिबल इंडिया का, जहाँ से हमें भी ये आइडिया आया कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी, तो हम ऐसे, हमें हर बात ये नहीं कहना चाहिए कि सरकारें कुछ नहीं करती हैं, बहुत कुछ हो रहा है अगर आपने कुछ करना है तो।